स्वागत है आपका विद्याश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में। और आपका आज ये 11th क्लास हिंदी मीडियम का पहला लेक्चर है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आप लोगों ने मैथ्स लिए, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो बेसिक मैथ्स थी। अब आगे आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। मैथ्स की हम जहाँ तक बात करें तो मैथ्स जो है वो संख्याओं पर आधारित है। यानी गणित जो हम पढ़ते हैं वो गणित मुख्य रूप से संख्याओं पर आधारित है। हालांकि जो आपने 10वीं क्लास तक की जो गणित पढ़ी है, वो 10वीं क्लास तक की जो गणित है वो मुख्य रूप से अंक गणित है। एलजेब्रा का जो यूज़ है वो कम है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है वो कम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे जो गणित है वो अंक गणित पीछे छूटती जाती है और ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, इनका जो यूज़ है वो ज़्यादा होता जाता है। साथ ही किसी चीज़ का जो विशेषीकरण है यानी स्पेशलाइजेशन है वो भी बढ़ता जाता है। यानी मैथ्स को लाइटली पढ़ने की बजाय अब आपको इसको डीपली पढ़ना होगा। तो गणित जो है, गणित मुख्य रूप से 10 अंकों पर आधारित है। हम आगे गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमें अंकों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो गणित जो है वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 0 से लेकर 9 तक के जो अंक है गणित इन अंकों के ऊपर आधारित है। और इससे आगे की जितनी भी अंकगणित की संख्याएं बनती है वो सारी की सारी इन्हीं 10 अंकों के आधार पर बनती है। तो हमें एग्जैक्टली संख्याओं के बारे में यानी कि अंकों के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। जब बच्चा छोटा होता है प्राइमरी लेवल पे तो उसे सिर्फ गिनती सिखाई जाती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बच्चा जब कुछ आगे बढ़ता है, 5वीं क्लास से आगे बढ़ता है, तो उसे गिनती के साथ साथ उसे ये बता दिया जाता है 6ठी से 8वीं के बीच में कि संख्याएं केवल धनात्मक ही नहीं होती है बल्कि संख्याएं ऋणात्मक भी होती है। और आगे जब बच्चा 9वीं और 10वीं क्लास में आ जाता है तो उसे अभाज्य संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, इनके बारे में भी उसे जानकारी दी जाती है और इनके बारे में भी उसे पढ़ाया जाता है। अब जब बच्चा 10वीं क्लास पास करके 11वीं क्लास में आ जाता है तो उसे आगे वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और भी ज़्यादा डीपली संख्याओं के बारे में उसे पढ़ाया जाता है। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं, हम उस लेवल को पार कर चुके हैं। हम उस लेवल के पे नहीं है कि जिन्हें गिनती सिखाई जाए, हम उस लेवल पे नहीं है जिन्हें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बताया जाए, हम उस लेवल पे नहीं है कि हमें सिर्फ प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बताई जाए। हम उससे आगे के लेवल पे हैं और उससे आगे का जो लेवल है उसके लिए हमें संख्या निकाय यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो हम बात करेंगे आज संख्या निकाय की यानी कि नंबर सिस्टम की। संख्या निकाय यानी कि नंबर सिस्टम। देखिए, संख्याएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। जो पहला टाइप है वो आपने 10वीं क्लास में नाम सुना है और वो है वास्तविक संख्याएं। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा 10वीं क्लास में। हाँ, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो नहीं आई होगी। और दूसरे टाइप की जो संख्याएं हैं वो है काल्पनिक संख्याएं।
अब ये वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं जो है ये किस तरह से काम करती है। देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में यदि जानकारी है तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। काल्पनिक संख्याएं, इसके नाम से जाहिर होता है, काल्पनिक का मतलब जो वाकई में जिनका अस्तित्व नहीं है। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी है? एक पुराने टाइम में मैथ्स के विद्वान हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था और उनका नाम था आयलर। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि वे संख्याएं जहां हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेते हैं वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो काल्पनिक संख्याएं किस तरह से बनेगी? ये बनेगी किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेने पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल है वो हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। आज तक हमने जो अंडर रूट लिया है यानी वर्गमूल लिया है वो केवल धनात्मक संख्याओं का लिया है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमने नहीं लिया है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेने का अर्थ क्या है? देखिए, हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 4। कितना होगा अंडर रूट 4? अंडर रूट 4 होगा प्लस माइनस 2। 4 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल लिखने का अर्थ क्या है? 4 का अंडर रूट यानी वर्गमूल लिखने का मतलब है ऐसी वास्तविक संख्या पता लगाना जिसका स्क्वायर करने पर यानी कि जिसका वर्ग करने पर हमें 4 मिलता है। तो हम ये जानते हैं कि 2 का स्क्वायर करने पर हमें 4 मिलता है और माइनस 2 का स्क्वायर करने पर भी हमें 4 मिलता है। यानी हम चाहे धनात्मक संख्या का वर्ग करें तो भी हमें एक धनात्मक संख्या मिलेगी और हम चाहे ऋणात्मक संख्या का वर्ग करें तो भी हमें धनात्मक संख्या मिलेगी। तो फिर ऋणात्मक संख्या का अंडर रूट यानी वर्गमूल कैसे संभव है? ऐसी संख्या ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसका स्क्वायर करें यानी हम उसका वर्ग करें और हमें ऋणात्मक संख्या मिल जाए। तो 10वीं क्लास तक ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब 11वीं और 12वीं क्लास में जब आप मैथ्स लेंगे तो ऋणात्मक संख्या का अंडर रूट भी हमें लिखना पड़ेगा। और वो किस तरह लिखा जाएगा? देखिए, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल इस तरह लिखा जाता है। एक ग्रीक लैंग्वेज का लेटर और वो ग्रीक लैंग्वेज का जो लेटर है उस लेटर को हम कहते हैं आयोटा। तो ये जो ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, और इस ग्रीक भाषा के शब्द को कहा जाता है आयोटा। अंग्रेजी में इसकी जो स्पेलिंग है वो है IOTA। तो ऋणात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल है उन्हें इस ग्रीक भाषा के शब्द आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। और इस आयोटा की जो वैल्यू है, इस आयोटा की जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है √-1 यानी कि -1 का अंडर रूट। जब इसका स्क्वायर किया जाता है तो हमें मिलता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई थी। एक्चुअल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताई गई थी हमारी सुविधा के लिए। और जिन्होंने बताई थी उनका नाम था आयलर, और आयलर ने ये बताया था कि यदि आप किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथ्स में आपको यदि ऐसा पॉसिबल करना है तो आपको उसको एक ग्रीक लैंग्वेज के लेटर जो कि आई के जैसा दिखाई देता है उससे आपको प्रदर्शित करना होगा। तो ये जो संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं, ये हमें इस तरह से मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है, 10वीं क्लास तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे अब हमें ऐसा पॉसिबल करना पड़ेगा। यानी जब हम लिखेंगे √-4, √-4 यानी -4 का जो वर्गमूल है उसे जब हम लिखेंगे
तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 4 गुणा -1। लिख दिया हमने 4 गुणा -1। अब देखिए ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हम अलग अलग लगा सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अंडर रूट में यदि a गुणा b है, यदि अंडर रूट में a गुणा b है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a गुणा अंडर रूट b। लेकिन ये ध्यान रखना, गुणा और भाग में हम अंडर रूट को अलग अलग कर सकते हैं, जोड़ और बाकी में हम अंडर रूट को अलग अलग नहीं कर सकते। यानी मान लिया अंडर रूट के अंदर a प्लस बी लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये निशान है बराबर नहीं होने का, यानी अंडर रूट a प्लस बी कभी भी बराबर नहीं होगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अंडर रूट को अलग अलग कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? गुणा में आप अलग अलग कर सकते हो, भाग में भी आप अलग अलग कर सकते हो। अंडर रूट a बटा बी है, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट a बटा अंडर रूट बी। लेकिन जोड़ और बाकी के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट -4 को हमने लिख दिया अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट -1। तो अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट -1, अंडर रूट 4 कितना होता है? ये होता है +-2, और अंडर रूट -1 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आयटा के। यानी -4 के अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? +-2 आयटा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अंडर रूट -9। अब आपको करना क्या है, आप समझ चुके हैं। 9 का अंडर रूट लिखो, 9 का अंडर रूट कितना आएगा? +-3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करें तो भी 9 आता है, -3 का स्क्वायर करें तो भी 9 आता है। तो 9 का अंडर रूट लिख दिया +-3। अब इसमें क्या बचा? माइनस बचा। माइनस का मतलब ये माइनस का 1 है, और माइनस के 1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है? आयटा के बराबर होता है। तो ये आयटा आपको लगा देना है। अंडर रूट माइनस के 100 कितना होगा बताइए? तो ये हो जाएगा, कितना होगा? ये हो जाएगा +-10 आयटा। अंडर रूट -16 कितना होगा? ये हो जाएगा +-4 आयटा। तो आप समझ चुके हैं कि जहाँ हमने आयटा लगा दिया वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी? वो कहलाएगी काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं हमेशा कैसी होगी? जिनमें आयटा आएगा, यानी आयटा वाली संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। तो जब भी हमें किसी ऋणात्मक संख्या का यानी कि माइनस की संख्या का वर्गमूल लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? उसमें जो धनात्मक संख्या है उसका वर्गमूल लिख देंगे और साथ में आयोटा लगा देंगे। ठीक है। अब देखो ये जो संख्याएं हैं, कौन सी? आयटा वाली जो संख्याएं हैं, इन आयटा वाली संख्याओं को छोड़ दीजिए, ये संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। इनके अलावा दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी कौन सी संख्या कहलाती है? वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की है। जो पहला टाइप है वो कौन सा है? आपने नाम सुना होगा, परिमेय संख्या। और जो दूसरा टाइप है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है वो किसे कहा जाता है? अपरिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो परिमेय ना हो। यानी एक परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो कि दो पूर्णांकों के अनुपात से बनती है। यानी एक पूर्णांक में हम दूसरे पूर्णांक का भाग दें, उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें एक परिमेय संख्या मिलती है।
तो हर परिमेय संख्या किस तरह लिखी जाती है? ये दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी जाती है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में यानी कि a बटा b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है पाई यानी कि 22/7। ये इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कि आप सब जानते हैं। 22/7 में देखिए ये 22 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। 22 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। आप ये कह सकते हैं कि ये तो दो पूर्णांक का अनुपात है, तो फिर ये अपरिमेय क्यों है? दो पूर्णांकों का अनुपात क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाती है। ये भी दो पूर्णांकों का अनुपात है, फिर ये अपरिमेय क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब हम 22 में 7 का भाग देते हैं तो देखिए क्या होता है। हमें ये मिलता है, फिर आता है ये, फिर आता है ये, फिर आता है ये। तो पॉइंट लगने के बाद में देखिए क्या हो रहा है। पॉइंट लगने के बाद में जो संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होती। और ये जो भागफल है ये कहाँ तक जाता है? ये अनंत तक जाता है। अनंत यानी इनफाइनाइट। अनंत का सिंबल जानते हैं आप? अनंत का सिंबल ये होता है। अनंत का अर्थ क्या है? जिसका अंत ना हो। इससे हमारे सामने ये बात आ गई कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो पॉइंट लगने के बाद में चलती जाती है। कहाँ तक चलती जाती है? अनंत तक चलती जाती है। उनका अंत नहीं होता। यानी 22 में हम 7 का भाग दें तो क्या होगा? जो भागफल है वो चलता जाएगा। तो किसी संख्या के अपरिमेय संख्या होने की पहली शर्त क्या है? कि जो भागफल है, सीधा सा तरीका है, आप भाग दे के देखिए, जो भागफल है वो अनंत तक जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पॉइंट लगने के बाद में जो संख्याएं आ रही है, पॉइंट लगने के बाद में आ रहा है 1, 4, 2, 8। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा 5। तो पॉइंट लगने के बाद में जो संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होती, यानी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां पॉइंट लगने के बाद में संख्याएं रिपीट नहीं होती, यानी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, जो भागफल है वो भागफल अनंत तक जाना चाहिए, यानी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इनके अलावा जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है? वो सारी की सारी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। परिमेय और अपरिमेय ये दोनों टाइप की संख्याएं किन में शामिल होती है? ये दोनों ही टाइप की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शामिल होती है। और वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल R से। तो इतनी बात आप समझ गए कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है। अपरिमेय संख्याएं और भी बहुत सारी हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको मैंने सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, क्योंकि ये पाई ये बहुत ही एक प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं वो होगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं आपने पढ़ रखी है। अब देखिए आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। आपने पढ़ा है प्राकृत संख्या, आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या, और आपने पढ़ा है
पूर्णांक। प्राकृत संख्या द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है इसे व्यक्त किया जाता है कैपिटल एन से। कहाँ से शुरू होती है ये शुरू होती है 1 से और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 आगे चलती जाएगी। ये कौन सा कोष्ठक है? ये मझला कोष्ठक है। और इन सभी प्रकार की संख्याओं को हम किससे दिखाएंगे? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, इन तीनों प्रकार की संख्याओं को हम मझले कोष्ठक से दिखाएंगे, जिसको धनु कोष्ठक भी कहा जाता है। तो हमने 4 के बाद में डैश लगा दी और डैश लगा के हमने समुच्चय को बंद किया है। डैश लगाने का मतलब है कि ये जो गिनती है ये गिनती आगे अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के लिए सिंबल यानी प्रतीक काम में आता है W। प्राकृत संख्याओं में आप 0 को शामिल कर दीजिए और हमें क्या मिलेगा? हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी। ये 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आगे तक चलती जाएगी। तीसरा जो टाइप है वो है पूर्णांक। इसके लिए 2 टाइप के सिंबल काम में आते हैं और वो 2 टाइप के जो सिंबल है या तो आप ले सकते हैं कैपिटल I या आप ले सकते हैं Z। वैसे आपने I काम में लिया होगा, आप I भी काम में ले सकते हैं और आप Z भी काम में ले सकते हैं। इन्हें किस तरह लिखा जाता है? इन्हें लिखा जाएगा 0 ± 1 ± 2 ± 3 और आगे ये चलती जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि आपने इस तरह तो लिखा ही नहीं, हमने इस तरह तो लिखा नहीं 10वीं क्लास, तो किस तरह लिखा है? आपने इनको इस तरह लिखा है। देखिए कोई फ़र्क है क्या दोनों में? आपने ज़रूर इनको इस तरह से लिखा होगा, डैश छोड़ के -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो इन संख्याओं को किन्हें? पूर्णांकों को। पूर्णांकों को लिखने के लिए ये 2 तरीके काम में लिए जाते हैं। आप चाहें 2 सिंबल हैं इनको लिखने के, एक कैपिटल I और एक कैपिटल Z। स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करना है, स्मॉल लेटर किसी में भी नहीं लिखना है। ये यहाँ भी कैपिटल रहेगा, ये यहाँ भी कैपिटल रहेगा। परिमेय संख्याओं को व्यक्त किया जाता है किससे? कैपिटल Q से। प्राकृत संख्याओं को व्यक्त किया जाता है किससे? कैपिटल N से। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से। पूर्णांकों को या तो कैपिटल I से या कैपिटल Z से। इन्हें लिखने के 2 तरीके हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैसे कक्षाओं में इसी तरह लिखा जाता है इनको, बड़ी कक्षाओं में और आगे कंपटीशन लेवल पे इसी तरह लिखा जाता है, और वरना आप चाहो तो इनको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, वैसे मैं उस सवाल का जवाब दे चुका हूं, और वो है जब 10 का भाग देते हैं तो क्या होता है? 10 में 3 का भाग दिया जाता है तो ये आता है 3, ये 1 बच गया, पॉइंट लगा 10, 3 3 9, ये 1 शेषफल बचा, पॉइंट की वजह से लगा दिया 3 गया, पॉइंट लगा फिर से 10 हो गया, 3 3 9, और ये भागफल इस तरह से चलता जाता है। ये आगे कहाँ तक जाएगा? ये आगे अनंत तक जाएगा। अब देखिए 10/3 को कैसी संख्या माना जाता है? 10/3 को परिमेय संख्या माना जाता है। अब 10/3 को परिमेय क्यों माना जाता है? देखिए
पहली बात, अपरिमेय संख्या कहाँ तक जारी है? अनंत तक जारी है। ये देखिए, ये भी अनंत तक जाएगा, लेकिन अनंत तक जाने के बावजूद इसे परिमेय क्यों माना जाता है? इसका कारण छिपा है पॉइंट लगने के बाद की संख्याओं में, यानी दशमलव के बाद में देखिए संख्याएं रिपीट होती है। रिपीट का मतलब है कि एक ही संख्या बार बार आती है, यानी संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब है एक ही संख्या बार बार आना। तो 10 में 3 का भाग देने पर जो भागफल है वो अनंत तक जाता है, और अनंत तक जाने के बावजूद इसे परिमेय संख्या माना जाता है। जबकि 22/7 को, वो भी दो पूर्णांकों का अनुपात है, 22 का और 7 का, ये भी दो पूर्णांकों का अनुपात है, 10 का और 3 का, लेकिन फिर भी उसे अपरिमेय माना गया है, इसे परिमेय माना गया है। भागफल दोनों के अनंत तक जाते हैं। तो क्या वजह है कि इसे परिमेय माना गया है? तो वो वजह ये है कि पॉइंट लगने के बाद में जो संख्याएं आ रही है वो संख्याएं अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक ही संख्या बार बार में आती है, यानी संख्याएं रिपीट होती है, उनकी पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसको परिमेय माना जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।